पांडे जी का अंदाजे बयां कुछ अलग ही है और आप अपने अंदाज में आज फिर हम सभी को यादों के उस गुलदस्ते से जोड़ेंगे और हम उस सफ़र में आगे बढ़ेंगे। ये सफ़रनामा, कैफियत का सफ़रनामा आगे बढ़ा रहे हैं कामरेड हरमंदिर पांडे जी आपसे रूबरू हैं। मैं हरमंदिर पांडे आज कैफी साहब पर संस्मरण जानने सुनने के लिए दी तर्कस चैनल का, जिसे कमला सिंह महफूज चला रहे हैं, मैं अपने घर पे स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस कॉम्पिटिटिव दौर में और आज के हालात में सीमित साधनों में आप अच्छे लोगों पर बात सुनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस कदर प्रयासरत है, तबीयत खुश हो रही है। कैफी साहब और उनके परिवार पर मेरे व्यक्तिगत संस्मरण बातचीत काफ़ी पिछले दिनों हो चुकी है। मैं कोई ऐसी रिकॉर्डेड छपी हुई बात किताबों की नहीं कहना चाहता, न उस पर लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। कुछ चीज़ें अखबारों में छपी उस दौर में, छोटी छोटी चीज़ें लोग भूल गए। अब वो को किसी किताब में या पुस्तक में नहीं आई, तो वो मेरे संस्मरण में है, मेरी याद में है, वो भी मैं कहूँगा। आज मैं सबसे पहले, मेरे पास ये समकालीन सोच डॉक्टर नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह को श्रद्धांजलि विशेषांक मेरे लिए पत्रिका डॉक्टर PM सिंह ने गाज़ीपुर से भेजा है, मैंने पढ़ लिया है। और मैं इस विश्वास के साथ कि कैफी की ज़िंदगी से जिस तरह से कमला सिंह तर्कस प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हीं के साथ ही हिंदी के शीर्षस्थ डॉक्टर नामवर सिंह को श्रद्धांजलि तर्कस की YouTube की तरफ से भी हो जाएगी और उनके अध्ययन और पढ़ने के लिए मैं ये पत्रिका, ये विशेषांक उन्हें सौंप रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने हिंदी जगत और साम्यवादी जगत के इन नामचीन हस्तियों के लिए यह श्रद्धांजलि विशेषांक आपने जो मुझे सौंपा है, मैं बहुत गदगद हूँ, बड़ी प्रसन्नता हो रही है और एक जिम्मेदारी भी हाथ में आ रही है कि ऐसी हस्तियों के बारे में, इनकी सोच के बारे में भी जो समाज में अभी तक बहुत कुछ बाकी है, इन चीज़ों को सामने लाना होगा और लोगों को बताना होगा कि इस विचारधारा के लोग किस तरह से मानवतावादी प्रयास में लगातार अपने को लगाए हुए हैं और इनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कामरेड हरमंदिर पांडे जी, क्योंकि आपने हमें आइए आज कैफी साहब के एक ऐसे शेर से जो साहित्यिक नहीं है, अदबी नहीं है और जो बहुतों को मालूम नहीं है, लेकिन उस दौर में अखबारों में छपा था, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन मैंने नोट नहीं किया। तो मेरे बगल का कामरेड राउत बिहारी, दलित ग्रेजुएट लड़का है, अब तो बड़ा हो गया है, उसने नोट किया था और मौके मौके पर वो शेर मेरी डायरी में नोट है, मैंने डायरी में उसी से नोट किया, लेकिन डायरी रखी हुई है, मैं खोज नहीं पाया। फ़ोन करके कल शाम को उससे ये कैफी का शेर है सुनाता हूँ, उस पर उसकी चर्चा होगी। रोशनी आँख की बढ़ जाती है यहाँ की चाय से, रोशनी आँख की बढ़ जाती है यहाँ की चाय से, दिल्ली भी करीब नजर आती है मुगल सराय से, दिल्ली भी करीब नजर आती है मुगल सराय से, दिल्ली भी करीब नजर आती है मुगल सराय से। हुआ ये था, मैं तो वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था, पहले आप जान लीजिए। कैफी साहब दिल्ली जाते थे तो वहाँ भी एक सज्जन स्पेशली उनको रोकते थे, खिदमत करते थे, सारा इंतजाम, गाड़ी आना जाना वो करते थे।
मुगल सराय आते थे। मुगल सराय में नाम मैं भूल रहा हूँ, एक सज्जन थे जो वहाँ होटल और चाय पानी के व्यवसाय करते थे। कैफी साहब आने की सूचना दे देते थे तो उनके साथ अटेंडेंट के सर सामान लेके जब हम निकलते थे, पहले फ्रेश होते थे, चाय पानी करते थे, तो वो सज्जन उनकी खिदमत करते थे। लखनऊ में जो सज्जन ये काम करते थे वो नाम याद है, अतहर हुसैन एडवोकेट, संभवतः वो अभी बाहयात जिंदा हैं। ये 3-4 जगहों का तो मुझे मालूम है कि मुगल सराय, दिल्ली, लखनऊ में स्पेशली ऐसे ऐसे लोग थे। तो जब मुगल सराय वो आए और उतरे और बाहर निकले, फ्रेश और चाय पानी कर रहे थे, तो वहाँ कुछ अखबार वाले, जाहिर है कि उस आदमी ने, वो आदमी चर्चा कर देता था, अरे आज कैफी आ रहे हैं, आज कैफी साहब आ रहे हैं, कैफी साहब, कभी शौकत जी के साथ, कभी अकेले अटेंडेंट के साथ। तो वहाँ 10-5 लोग हैं अक्सर जुट जाते थे। किसी ने कहा कि कैफी साहब कुछ हमारे अखबार के लिए कुछ कह दीजिए, तो तुरंत उन्होंने चाय पीते हुए ये शेर पढ़ा, दोहरा रहा हूँ, रोशनी आँख की बढ़ जाती है यहाँ की चाय से, दिल्ली भी करीब नज़र आती है मुगल सराय से। अब आप शेर का मतलब निकालें कि वो देश में जहाँ भी होते थे उनको दिल्ली और दिल्ली की सरकार नज़र आती थी, व्यवस्था नज़र आती थी, इसका मतलब यही है। आए घर, शेर अखबार में छप चुका था, मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा कामरेड क्या ये शेर आपने पढ़ा था? कहे हाँ भाई, उन लोगों ने, अखबार वालों ने 2-4 मुगल सराय में आ गए, मेरी बड़ी खिदमत करते हैं सब, तो मैंने ये पढ़ दिया। हाँ है तो मेरा ही शेर, लेकिन इतना ही है, इतना ही है। मित्रों, कैफी साहब की चर्चा और उनके परिवार की आ रही है और अभी और आएगी। मैं बम्बई में था, बम्बई था उस दौर में जब बाबा आज़मी और तन्वी आज़मी की शादी निकाह हुआ। तन्वी आज़मी मराठी फिल्मों की बहुत बड़ी अदाकारा कलाकार रही हैं, उषा किरण उनकी बेटी है। नाम उनका घरेलू कुछ और था। फिर फिल्मी दुनिया में बाबा आज़मी और उनका संपर्क हुआ। बाबा ने कैफी से बताया, कैफी साहब ने कहा मेरे घर में जैसे चाहे तैसे हो रहे हैं और मैं तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तन्वी का नाम मैं भूल रहा हूँ घरेलू। उन्होंने अपने माता पिता या अपने भाई को बताया, ये अखबारों में सब छपा था, वो घटनाएं हुई थी। तो उस वक्त उन लोगों ने प्रतिवाद किया, विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने नहीं, उस तरह के तथाकथित कुछ ऐसे संगठनों के लोगों ने भी सड़क पर कुछ विरोध जैसा स्वर किया था। ये सब अखबारों में आया था। तो जब निकाह शादी विवाह हो गया, तन्वी आज़मी बन करके बंगले में जानकी कुटीर आ गई, तो अखबार में छपा, खास तौर से उर्दू अखबार ज़्यादा उल्टा सीधा लिख रहे थे, हिंदी में भी छपा। मैं तो हिंदी ही पढ़ पाता था, बम्बई में था, मैंने पढ़ा। एक अखबार ने लिखा कि तन्वी आज़मी कैफी साहब के घर में ज़बरदस्ती मुसलमान बनाई गई। तो दूसरे दिन कुछ अखबार वालों ने जवाब में लिखा कि अब तक तो मुसलमान कैफी को मुसलमान मानता ही नहीं था, तो कैफी कब से किसी को मुसलमान बनाने लगे। जी ये सब बातें अखबारों की हैं। और फिर बाद में
जो जानकी कुटीर पर मैंने देखा, आप किसी भी धर्म के हों, जानकी कुटीर कैफी आजमी के जानकी कुटीर आवास तब तक बाबा आजमी, शबाना आजमी, बाबा बाद में अपने घर में अलग से गए, शबाना अलग अपने घर में गई, लेकिन तब तक पूरा परिवार वहीं रहता था जानकी कुटीर में, पूरा स्टाफ रहता था, ड्राइवर से लेके बावर्ची सब लोग रहते थे। कैफी साहब के जानकी कुटीर की होली या दिवाली ये बम्बई में मशहूर है, पूरे देश में मशहूर है। वहाँ की होली बड़े बड़े राइटर, पोएट, इंटेलेक्चुअल, फिल्मों के बड़े सितारे, महिला पुरुष, उस स्तर के लोग आके कैफी रंग से सराबोर होते थे। रंग बहुत बड़े टब में घोरा जाता था। तो वहाँ की होली और दिवाली, शबाना जी बचपन से ही दिवाली की बहुत शौकीन है और शौकत चच्ची। सुंदर जानकी कुटीर दिवाली को सजाया जाता है, मिठाई खाई जाती है, खिलाई जाती है। होली दिवाली, अब आप सोच लीजिए कि कैफी साहब के घर में तन्वी आई, आप मिजवा चले जाएं, मिजवा में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ढंग से राम, सीता, लक्ष्मण की आपको मूर्ति कहीं न कहीं मिल जाएगी, कल्चरल ढंग से। पत्थर की, जो हम लोग शंकर जी की पिंडी कहते हैं, इस तरह के पत्थर कैफी साहब के घर में जानकी कुटीर से लेकर मिजवा तक मिल जाते थे। मित्रों, ऐसा परिवार बात पिछले दौर में कुछ कह चुका हूँ। तन्वी जिनकी जिक्र मैंने किया है, ये बहुत बड़ी फिल्मों की कलाकार हैं। और आप जानते हैं कि बाबा आजमी कितने बड़े कैमरामैन मैन और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफी के वो दुनिया हाँ, के एक हस्ती हैं। हस्ती हैं, सिनेमेटोग्राफी बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के वो किए हैं। तो उन दोनों का एक दो नहीं 2-4 साल का संबंध, प्यार, तब वो पत्नी में बदल पाया। और क्या जोड़ी है। मैं तो आज ज़माने से वहाँ जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि दोनों पत्नी की क्या जोड़ी है। अब तो वो लोखंड वाला वहीं जानकी कुटीर से थोड़ी दूर पर लोखंड वाला में रहते हैं। और मैं उनके घर जा चुका हूँ, घर पे उनके खाना खाया हूँ, तन्वी ने खाना खिलाया है। तन्वी से शबाना ने जाके बताया था प्राइमरी स्कूल का, जो अभी प्राइमरी स्कूल अब तो बदल गई वो किताब, प्राइमरी स्कूल में जो घास भूसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था, कक्षा 1 की एक पोइट्री थी। मैं उसके लिए NCERT या लखनऊ हर जगह प्रोटेस्ट किया कि क्या हो रहा है। तो वो पोइट्री मैंने शबाना को सुनाया था कि पप्पू खाते हैं रसगुल्ले करके कुल्ले, एक नहीं 10-20 चाहिए हमको पूरे 30 चाहिए, गप गपा गप गप, टप टपा टप टप। ये मैंने NCERT से लेके लखनऊ तक, अधिकारियों तक, नेताओं तक, उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षक संगठन की तरफ से 10 का प्रतिनिधिमंडल लेकर के, किताब हाथ में लेकर के, इस तरह के तमाम पाठ्यक्रमों का मैं प्रश्न करता था। इसका उत्तर बताइए, बच्चे को कौन सा ज्ञान आप दे रहे हैं। हम उस वक्त 20,000-25,000 तनख्वाह पा रहे थे। हम कौन सा ज्ञान, आप कहते हैं अध्यापक आता नहीं, पढ़ाता नहीं। हम आते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन क्या पढ़ावें, यही पढ़ाया जा रहा है। एक बदसूरत हलवाई छपा है और गरीब बच्चा उसके मुंह से रसगुल्ला का लार चू रही है। क्या पढ़ावें। यह पाठ्यक्रम मैंने जब शबाना को सुनाया था। पहली लाइन क्या बोले हैं आप उसकी कविता? पप्पू खाते हैं रसगुल्ले, ये हेडिंग है। माने पप्पू और गप्पू तब भी थे। हाँ, पप्पू खाते हैं रसगुल्ले करके कुल्ले, एक नहीं 10-20 चाहिए हमको पूरे 30 चाहिए, गप गपा पर गप, टप टपा पर टप। माने किसी न किसी रूप में पप्पू और गप्पू पहले भी थे। अब की बात थोड़ा अलग है। आप लोग इशारों में बात समझ रहे हैं। ये कविता शबाना सुन करके सर पे हाथ रख दी कि अरे पांडे जी क्या कह रहे हैं,
क्या बता रहे, 2 एक पाठ मैंने और उनको बताया था। एक कक्षा 2 में पाठ्यक्रम था नंदू का जुकाम, पेड़ है पत्ते गिर रहे, नंदू जुकाम हो गया, इतना चीखा इतना चीखा इतना चीखा इतना चीखा, तूफान आ गया, पेड़ के पत्ते गिर गए। यही कविता थी। यह कविता मैंने शबाना जी को सुनाया था, और शबाना ने जा करके जानकी कुटीर से लेकर तन्वी आजमी और उनके साथ जो लोग बैठे थे सबको बताया था। जब मेरे खाने का टाइम आया तो तन्वी ने कहा कि पांडे जी, शौकत चच्ची भी थी उस वक्त वहाँ, पांडे जी जरा वो प्राइमरी स्कूल की पोएट्री कविता सुना दीजिए, शबाना जी को आपने जो सुनाया था। मेरा ख्याल है वहाँ कई लोगों से ये चर्चा हो चुकी या पढ़ाया जा रहा प्राइमरी स्कूल में। तो मैंने, तन्वी ने जब सुनना चाहा तो 2-3 पाठ्यक्रम, कक्षा 3 का, 2 का, 1 का, ये सब मैंने उनको सुनाया, और वहाँ वो ठहाके लगे और सरकार पर आश्चर्य लोगों ने व्यक्त किया कि यही लेसन तैयार हो रहा है, देश को तैयार करने के लिए यही पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है। और ये भी इसी के साथ कह दूं कि जिस शिक्षा नीति को पास किया भारत सरकार ने, आएगी चर्चा जब शिक्षक कर्मचारी आंदोलन बात होगी, इसी तरह के लेसन पाठ्यक्रम आपको मिलेंगे। मित्रों, तन्वी आजमी को मैंने एज ए फिल्म कलाकार या कलाकार मिर्ज़ा गालिब सीरियल बना था, और उसमें नसीरुद्दीन शाह मिर्ज़ा गालिब है और उनकी पत्नी यही तन्वी आजमी है। और वो सीरियल को लगातार मैंने देखा, जिसकी मातृभाषा मराठी रही हो, फिर अंग्रेज़ी रही हो, और गालिब की पत्नी बनकर के उस दौर का दिल्ली का उर्दू बोलना, क्या कमाल किया है तन्वी ने कि तबीयत खुश हो गई। मैं क्या, देश के तमाम पढ़े लिखे लोगों ने देखा तन्वी के उस किरदार को, और उर्दू बोलते हुए वो बहुत सराही गई। अभी जब भी जाता हूँ मिलती हैं, हा के मिलती हैं, कैसे हैं पांडे जी, क्या हाल चाल है पांडे जी, कुछ खाए कि नहीं, कुछ पिए कि नहीं, ये सब चलता रहता है। मित्रों, उन्होंने इस दौर की उम्दा अदाकारा के रूप में अपने को साबित कर दिया। वही मैंने पिछले दौर में कहा था कि पूरा परिवार, पूरी फैमिली कल्चरल जिस ऊंचाई पर, लिटरेरी और सेकुलरिज्म पर पूरी फैमिली जिस ऊंचाई पर है, इस तरह की फैमिली दुनिया में मिलना मुश्किल है। निश्चित, पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ, अकेले की नहीं बात कर रहा हूँ। मित्रों, कैफी साहब के मौत के बाद मिजवा जब थोड़ा कम आती थी, शबाना आती थी, मैं नहीं जा पाता था, अखबार में पढ़ता था, 2-3 बार नहीं मैं पहुंचा, तो किसी से उन्होंने पैगाम संदेश भिजवाया कि मैं आई हूँ पांडे जी, अगर मिल सकते हो तो आ जाइए। तो मैं गया और मुझे बंगले से टहलाते हुए बाहर ले गई गेट के, क्यों आप आते नहीं, कैफी साहब के मौत के बाद आप क्यों नहीं आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कैफी साहब की मृत्यु के बाद ये बंगला, खेत, बाड़ी, बाग, बगीचा, रोड, रास्ता बचा है स्मृति में, लेकिन जिन कामों के लिए मैं कैफी साहब के पास आता था, अब वो तो काम नहीं होगा। चुनाव में गए थे कैफी साहब, फूलपुर तहसील में कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही थी। जब वो कहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी मेरे इलाके में नहीं, मैं शायद बोल चुका हूँ, तो उस पूरे इलाके में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, फूलपुर ब्लॉक वहाँ बनी, बल्कि चुनाव में ले गया, बताया था कि नहीं, मैं भूल रहा हूँ कि ले गया था
फूलपुर में कैफी साहब हंसुआ बाल के लिए वोट मांगे, शौकत कैफी ने, इसकी चर्चा भी नहीं हाँ, हुई। जी। शौकत कैफी ने अचरा फैला। मुझसे कहीं मैं नहीं बोलूँगी कैफी बुलवाओ, लेकिन जब कैफी साहब बोल लिए हंसुआ बाल को वोट मांग लिए, तो मैंने कहा चच्ची आप भी बोल दीजिए चच्ची। अब मैं माइक संचालक से माइक लेके मैंने संचालन कर दिया। कहीं मानोगे नहीं, गई हंसुआ बाल के लिए वोट मांगे, आंचल फैला करके। ससुराल से मैंने कुछ पाया नहीं, न कुछ लिया है, केवल कैफी मेरे साथ है, मैं कैफी के साथ हूँ। कैफी की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ चुनाव लड़ रही है, आप लोग हंसुआ बाल को वोट दीजिए। शौकत कैफी ने आंचल फैला के वोट मांगा, मैं उस स्टेज पर था, मैं संचालन करके उनको बुलवाया था। मित्रों, शबाना जी ने जब पूछा कि आप क्यों नहीं आते, पहले तो उनका पांडे जी, मुझे तो ये बताया गया था कि पांडे जी जब चलने फिरने में बहुत माजूर है, चल फिर नहीं सकते, इसलिए नहीं, मैं समझती इसलिए नहीं था। मैंने कहा किसने कहा आपसे? अरे जितना मैं चल रहा हूँ इतना चल रहा हूँ, मैं देश भर आता जाता हूँ। तो बस समझ गया किसने कहा, वो भी समझ गई कि किसने कहा, वो समझ गई। उनकी जाने दीजिए, सब कौन था ये सब छोड़िए, वो समझ गई, मैं भी समझ गया। क्या तब फिर मैं कहा कि क्या हूँ, कैफी साहब तो चुनाव में से झंडा लाठी लेकर के आए थे और इस बंगले में कम्युनिस्ट पार्टी की झंडा लगाते थे, और गोपाल से कहते थे कि हमेशा झंडा लगना चाहिए इस घर पर। तो अब न घर पे झंडा है और न कोई कार्यक्रम है, तो किसके लिए आऊं? तो तुरंत मेरे सामने उनका गोपाल 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 आए, कहें कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा बनाओ और अब्बा की स्टैचू पर 24 घंटा झंडा रहना चाहिए। जाइए देख लीजिए, देश देख रहा है कि कैफी के स्टैचू पर हमेशा झंडा लगा रहता है। और तब से कुछ लिटरेचर ले जा करके यहाँ दिया लाइब्रेरी में, और 14 जनवरी को, तब मैं उस साल बम्बई संभवतः नहीं जा पाया था या उसके बाद का टिकट था, मैं 14 जनवरी को गया, जितेंद्र गए और लोग भी गए, कामरेड हरिगेन गए, और 2 बोरिया किताब यहाँ से लेता गया लिटरेचर प्रगतिशील। और मैंने माइक पे कहा कि आज 14 जनवरी को खिचड़ी है, शबाना मेरी बहन है, मैं आज खिचड़ी के रूप में ये पुस्तक देने आया हूँ, खिचड़ी लेके आया हूँ। बिल्कुल, बहुत दरकश जी, बहुत अच्छा, बहुत दमदार बात। मैंने कहा ये खिचड़ी लेकर के आया हूँ, 2 बोरी किताब कैफी साहब की याद में। मित्रों, कैफी साहब के साथ एक बार देखिए, कैफी साहब जब लैंडलाइन टेलीफोन था, बातचीत हो नहीं पाती थी, अक्सर वो अपने बच्चों से बम्बई बात करना चाहते थे तो लैंडलाइन मिलता ही नहीं था। जब बहुत परेशान होते थे तो मेरे यहाँ किसी तरह से फ़ोन उनसे सूचना देते थे, कामरेड में बच्चों से बात करना चाहता हूँ, हो नहीं पा रहे हो। तो आपको बताऊँ, टेलीफोन विभाग में बीकापुर के आरपी राय हाँ, सर्विस करते थे, बाद में वो बहुजन और कांग्रेस में गए, नेता हुए, बीआरएस ले लिए। आरपी राय जी, एक नहीं दर्जनों बार यह सूरत आई है। अब मैंने जाके आरपी राय से को बताया कि कैफी साहब बात नहीं कर पा रहे अपने बच्चों से। अब बहुत लरज के कहते थे कैफी साहब, अरे पांडे जी, मैं यहाँ के फंसा हूँ, मैं यहाँ के बझा हूँ, मेरे बच्चे कैसे हैं, बच्चों से बात नहीं हो पा रही है, मेरी बात कराइए। आरपी राय तुरंत हॉटलाइन, में कुछ उसके बारे में जानता भी नहीं क्या होता है, हॉटलाइन से जानकी कुटीर बम्बई शौकत से या उनके परिवार से कैफी से फ़ोन मिलाते थे, कहते थे कैफी साहब अब आप बात कीजिए। मैं आज तक मैं तो हॉटलाइन से नहीं बात कर पाया हूँ,
लेकिन टेलीफोन विभाग में बैठ के हॉटलाइन सुना और देखा ये आरपी राय ने दर्जनों 20 बार कामरेड कैफी की बात परिवार से, शबाना से, बाबा से, तन्वी से, और जब तन्वी ब्याह करके आई थी, मुझे याद है उस वक्त कैफी साहब जब आते थे तो बहुत बात करते थे, मेरी गुड़िया है बहू, मेरी गुड़िया है, मेरी प्यारी बहू है, बहुत अच्छी बहू है, बात करते थे। तन्वी तो यहाँ कई बार आ चुकी हैं, जब आती रहती हैं। वो आरपी राय ने बहुत टेलीफोन उनसे बात कराया और उन कैफी साहब के प्रयास से फिर तो बाद में टेलीफोन टावर है वहाँ लग गया, ये समस्या हल हो गई। बिजली की समस्या, उस वक्त इतनी बिजली की समस्या थी कि फूलपुर से सप्लाई थी, बिजली आई गई, बिजली आई गई, बिजली आई गई। जनरेटर, कैफी साहब एक जनरेटर मंगवाए थे। अब आप सोचिए कि कितना कै घंटा चलता था, वो जनरेटर्स में रहते थे। बिजली आई चली गई तो कहते थे कैफी साहब बिजली आई, बिजली ने बिजली को देखा और चली गई, बिजली ने बिजली को देखा और चली गई। बार बार मुझसे कहते थे क्या होगा, बिजली नहीं, बिजली नहीं, बिजली नहीं। मैं नाम भूल रहा हूँ, एक रिजवी साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे आजमगढ़, और वकील बड़े बाबू रजा काटेज, उनका घर मुसाफिर खाने तकिया पर है, रजा काटेज घर का नाम है। वो कैशियर थे। वकील बाबू की सोच कुछ प्रगतिशील थी और वकील बाबू उनके भाई मुख्तार दोनों लोग कैशियर थे बिजली विभाग आडिल में। दोनों लोग कैफी को पढ़े थे, जानते थे और बहुत प्रभावित थे कैफी साहब से। तो जब मैं बिजली की समस्या जाके कहता था तो वो लोग फौरन उठ करके इंजीनियर लोगों से बताते कहते थे, तो फौरन जो कुछ वो लोग कर सकते थे फूलपुर टेलीफोन से बिजली विभाग को कहते थे। प्रभुनारायण पांडे प्रेमी, जो बिजली कर्मचारियों के बड़े नेता हैं, प्रभुनारायण पांडे प्रेमी, इनसे बात होती थी। तो वकील बड़े बाबू ने प्रोग्राम बनाया रिजवी साहब इंजीनियर से, हल्लौर के रहने वाले रिजवी साहब, इंजीनियर साहब चलिए कैफी साहब से मिला जाए और उनकी बिजली की समस्या आपके रहते हल किया जाए। मैं प्रभुनारायण पांडे प्रेमी और रिजवी इंजीनियर, वकील बड़े बाबू, ये लोग चले गाड़ी से, बिजली विभाग के इंजीनियर साहब की गाड़ी से। कैफी साहब को बता दिया गया था, कैफी साहब चाय पाने के इंतजाम मीठा उठा कराए थे, हुआ। कैफी साहब ने अपनी कुछ शेर और सुनाए, नज्म गज़ल भी इस तरह के महफिल में वो सुना देते थे। दो एक सुनाए और रिजवी साहब इंजीनियर ने कहा कि कैफी साहब बिजली की समस्या आपकी क्या है, तो सब उन्होंने बताया। उनका कैफी साहब कल परसों में तार बिजली और ट्रांसफार्मर आपके बंगले में गिर जाएगा, लग जाएगा, और आपके लिए ट्रांसफार्मर लगेगा। हालांकि उसका फायदा गांव के लोग भी उठाएंगे, लेकिन सरकारी ट्रांसफार्मर, बिजली पोल सब कल लग जाएगा। और वहाँ ट्रांसफार्मर और पोल सब लगा, और कैफी साहब के इस समस्या को, बिजली और टेलीफोन की समस्या मैंने बताया। रोड रास्ता आप सब सुन चुके हैं। मित्रों, मैं बम्बई जाता था तो वहाँ बम्बई इप्टा का प्ले होता था, तो मैं देखना चाहता था। तो कैफी साहब से कहता था, आबिद रिजवी साहब बम्बई इप्टा के प्रेसिडेंट थे, कैफी साहब फौरन उनको फ़ोन करते थे। तो कैफी साहब बंगले के सामने पृथ्वी थिएटर में नाटक हो रहा था। इस बातचीत का एक हिस्सा अब कुछ और बताते हुए पूरा किया जाएगा, फिर अगले हिस्से में बात होगी। तो साथियों, जी कुछ बताते हुए आबिद रिजवी बुलाए गए और कई बार,
और उन्होंने कहा कि पांडे जी का पास खत्म हो गया है, कहीं ले जाओ पांडे जी को इप्टा का नाटक दिखाओ। और मैं गया अंधेरे में, कहीं खड़े हो जाए दीवार के किनारे। और दीवार के किनारे जब भी मैं मुंबई आता था, इप्टा का प्ले होता था, तो मुझे कैफी साहब भेज करके और इप्टा के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, कैफी के साथी कौन है, कैफी के साथी कौन है, मुझे पास देते थे, मैं देखता था। धन्यवाद। इप्टा का आप पूरा नाम बता दें लोगों को। इप्टा का नाम पूरा इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जननाट्य संघ, ये नाम है इसका पूरा। और इसका मकसद है कि लोगों में वैज्ञानिक चेतना और सामाजिक चेतना, मानवीय चेतना और आपस की, मनुष्य की आपस में जो प्यार है, जो एक दूसरे से जुड़ाव है, इसको प्रस्तुत करने वाली बात यही संस्था इप्टा का मतलब। हाँ। तो आज अभी कामरेड ने आपको जानकारियां दी और ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर हम बात करेंगे और आपके सामने फिर लेकर के आएंगे। तो आज के लिए आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त हो गया।